हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 के हिंदी का सिल्वर वेडिंग चैप्टर। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बने रहिए जस्ट लर्न के साथ। तो चलिए चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी समरी जान लेते हैं। समरी इंपॉर्टेंट होती है ना, तभी तो इंटरेस्ट आता है हमें आगे स्टोरी जानने में कि स्टोरी क्या है, कैसी है। तो थोड़ी सी हम समरी इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। फर्स्टली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम पहले ये जानेंगे कि इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो मनोहर श्याम जोशी जी हैं। ये आपको रट लेना है। एक्चुअली में आपको सारे चैप्टर्स के जो लेखक जो होते हैं वो आपको ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में लेखक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। किसी न किसी क्वेश्चन में वो ज़रूर पूछ लेते हैं कि इस चैप्टर के लेखक कौन हैं। तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं वह मनोहर श्याम जोशी जी हैं। उन्होंने इस चैप्टर में जो पुरानी पीढ़ी थी, पुराने ज़माने के लोग थे, और जो नई पीढ़ी है, अभी जो न्यू जनरेशन है, उनके बीच का जनरेशन गैप के बारे में बताया है। जैसे कि हमारी फिल्मों में होता है ना लीड हीरो, वैसे ही इस कहानी के भी जो मुख्य पात्र हैं वो यशोधर जी हैं। यशोधर जी पुराने ज़माने के व्यक्ति हैं। वो अपने संस्कार और जो उनके आदर्श होते हैं उनको जीवित रखना चाहते हैं। अदर हैंड दूसरे हाथ पे जो उनके जो बच्चे होते हैं वो न्यू जनरेशन के होते हैं। वो नए ज़माने के हिसाब से जीना चाहते हैं, वो पुराने ज़माने की तरह जीना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से जो उनकी पत्नी होती हैं, यशोधर जी की पत्नी होती हैं, वो भी समय के साथ अपने बच्चों के कहने पे आकर अपने आप को परिवर्तित कर लेती हैं। लेकिन जो यशोधर बाबूजी होते हैं वो बिल्कुल भी अपने आप को बदलने के लिए राज़ी नहीं होते हैं। वो बिल्कुल नहीं अपने आप को बदलना चाहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि यशोधर बाबूजी कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं और उनकी फैमिली में कौन कौन है। जो यशोधर बाबूजी हैं वो सरकारी दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर की जॉब करते हैं। वो दिल्ली के गोल मार्केट में रहते हैं। वो पुराने ज़माने के हैं, पुराने आदर्शों को और पुरानी परंपराओं के हिसाब से रहते हैं। जबकि उनके परिवार में जितने भी लोग हैं वो मॉडर्न हो चुके हैं। वो नए आधुनिक चीज़ों को इस्तेमाल करने लगे हैं, आधुनिक जीवन जीने लगे हैं। वहीं पर जो उनकी पत्नी थी, जो कभी उन्हीं की तरह संस्कारी, पुराने ज़माने को मानने वाली, पुराने आदर्शों को मानने वाली थी, वो भी अब मॉडर्न हो चुकी है अपने बच्चों के कहने पर, जिसकी वजह से उनकी जो मतभेद चलती रहती है, मीन्स फाइट होती रहती है अपने घर वालों से। पुरानी और नई जनरेशन के बीच में फ़ाइट होती रहती है परमानेंटली। वो कहते हैं कि वो पुराने आदर्शों पे जिएंगे और जो उनके बच्चे होते हैं वो उनको बदलना चाहते हैं आधुनिक जीवन के लिए। इसी जगह पे जो उनकी पत्नी होती हैं वो भी अपने बच्चों के कहे अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेती हैं। यशोधर जी के 4 बच्चे होते हैं, जाके 3 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है, जिसमें से जो पहला बेटा होता है वो 1500 रुपये की नौकरी में, विज्ञापन कंपनी की नौकरी होती है, उसमें काम करता है। जो मेनली हम लोग बोलते हैं ना एड एजेंसीज, उसमें काम करता है। 1500 रुपये से उसको सैलरी मिलती है। जो दूसरा बेटा होता है वो इतना तंग आ चुका होता है पुराने ज़माने से कि वो चला जाता है, अमेरिका चला गया होता है स्कॉलरशिप लेके। और जो तीसरा बेटा होता है वो IAS की तैयारी कर रहा होता है। वहीं पर जो उनकी बेटी होती है वो डॉक्टरी पढ़ना चाहती है, इसलिए वो अभी भी शादी के लिए रेडी नहीं होती है। उसको पहले डॉक्टर बनना होता है, इसके बाद वो शादी करेगी। तो अब देखो कहानी की शुरुआत जैसी होती है, हमें यशोधर बाबूजी दिखाई देते हैं दफ्तर में बैठे हुए, और वो बार बार अपनी घड़ी को देख रहे होते हैं। जैसे ही वो अपनी घड़ी को देखते हैं उनकी घड़ी में 5:25 हो रहा होता है, और वो अपनी घड़ी को देखते ही बोलते हैं कि अरे मैं तो 5 मिनट लेट हो गया, या मेरी घड़ी जो 5 मिनट सुस्त है। तो ऐसे हम सब लोग जानते हैं, मूवीज़ में भी हमने देखा है कि मेनली जो चड्डा जी होते हैं वो बहुत ही मजाकिया होते हैं। यहाँ पर भी एक चड्डा जी हैं जो उनके सरकारी दफ्तर के कर्मचारी हैं। वो उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि आप भी अब डिजिटल घड़ी ले लीजिए, कब तक इस घड़ी से काम चलाएंगे, ये आपको ऐसे लेट करवाती रहेगी, एक डिजिटल घड़ी ले लीजिए। तो इसी बात पे जो यशोधर बाबूजी होते हैं वो तुरंत उनकी बात का रिप्लाई देते हैं। वो कहते हैं कि ये घड़ी मैं नहीं बदल सकता, ये मुझे मेरी शादी के टाइम पर मिली थी एज अ गिफ्ट, और ये मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको नहीं बदल सकता। तो ऐसे ही जब वो बातें बताने लगते हैं तो बातों बातों में जितने भी उनके जो कर्मचारी होते हैं उनको पता चल जाता है कि आज उनकी जो है ना सिल्वर वेडिंग है। 6 फरवरी 1947 में उनकी शादी हुई थी और आज 6 फरवरी है उनकी सिल्वर वेडिंग है। मीन्स उनके 25 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो
जानते जैसे हमें लोग, सभी लोग आसपास भी जानते होंगे कि बस किसी को पता चले कि आज हमारा बर्थडे है या एनिवर्सरी है, तुरंत पार्टी मांगना शुरू हो जाते हैं। तो वैसे ही जो उनके जो कर्मचारी थे वो तुरंत कहने लगे कि भाई पार्टी दीजिए, आपकी आज एनिवर्सरी है। तो पार्टी मांगना शुरू हो जाते हैं। तो यशोधर बाबू जी क्या करते हैं, 30 रुपये निकाल कर देते हैं। उस टाइम पे 30 रुपये बहुत होते थे। अभी हम लोग को मजाक लगेगा 30 रुपये देते हैं, नहीं, उस 1947 में 30 रुपये बहुत होते थे। तो उस टाइम पे उन्होंने 30 रुपये निकाल के दिए और उनसे कहा कि आप लोग चाय पार्टी कर लीजिए। उन्होंने रुपए तो दे दिए, पर वो पुराने ख्यालात की इस वजह से उन्होंने जो पार्टी थी वो ज्वाइन नहीं करी, वो उस पार्टी में आए नहीं। उन्होंने रुपए तो दे दिए पार्टी के लिए, लेकिन उसमें शामिल नहीं हुए। और अचानक से ही जब वो ये कर रहे थे, उन्होंने पार्टी होते हुए देखी कि वो चाय पार्टी कर रहे हैं, तो उन्हें किशन दा की याद आ गई। अब बताती हूँ आपको धीरे धीरे कि किशन दा कौन है, हम जानेंगे आगे। तो उन्हें किशन दा की याद आ जाती है। वो कहते हैं कि किशन दा कहते थे कि ऑफिस में ये पार्टी करना, ये गप्पे लड़ाना, ये सिर्फ़ और सिर्फ समय की बर्बादी होती है, वेस्ट ऑफ टाइम होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। उनको ये बातें याद आ जाती हैं, क्योंकि जो किशन दा होते हैं वो उनके आदर्श होते हैं। इस वजह से वो इन बातों को याद करते हैं और उन्हीं के आदर्शों को वो फॉलो करते हैं। जो यशोधर बाबू जी होते हैं वो किशन दा के आदर्शों को फॉलो करते हैं। जब यशोधर बाबू अपना मैट्रिक पास कर दिल्ली आए थे, तो जो किशन दा थे उन्होंने ही उन्हें अपने घर में रहने की जगह दी थी और कुछ दिनों के लिए अपने घर में उन्हें रसोइया बना लिया था। और रसोइया मतलब वो शेफ़ बना लिया था। कुछ दिनों बाद उन्होंने उनको अपने ही दफ्तर में एक नौकरी दिलवा दी थी। इसके बाद क्या हुआ था कि जो उनके जो किशन दा जो थे, उनके जो आदर्श थे, उनको भी जो यशोधर जी थे उनको ये पसंद आने लगे थे कि वो लोगों की कैसे मदद करते हैं। वो लोगों की बहुत मदद करते थे। जो यशोधर बाबू हैं उनका चरित्र निर्माण में किशन दा जी का बहुत बड़ा हाथ था। किशन दा जी ने ही उनको ऑफिस में कैसे काम करते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब कुछ सिखाया था। इसके बाद क्या होता है कि जो किशन दा होते हैं वो आजीवन अविवाहित होते हैं। उन्होंने पूरी लाइफ शादी नहीं करी होती है और वो अभी भी सभ्यता और संस्कृति को अपनाए हुए होते हैं। वो जितने भी लोग उत्तराखंड से नौकरी के लिए आते हैं उन सभी की अपने घर में व्यवस्था करते हैं, उनको रहने के लिए जगह देते हैं और ये सब वो अपनी सभ्यता और संस्कृति बताते हैं। यही सब यशोधर बाबू जी अपने जीवन में अपनाते हैं और इस सब का अनुसरण करते हैं। वो अपने जीवन में ये सब लाना चाहते हैं, इन आदर्शों को, उनके आदर्शों पर चलना चाहते हैं और वो किशन दा को अपना मार्गदर्शक बना लेते हैं। यशोधर बाबू जी का एक डेली रूटीन है। वो 5 बजे जैसी उनकी ऑफिस से छुट्टी होती है, वो 5 बजे जैसी उनकी छुट्टी होती है, उसके बाद वो सीधे बिरला मंदिर की तरफ जाते हैं। वो पैदल ही घर से अपने जो ऑफिस होता है उससे घर तक पैदल ही जाते हैं। 5 बजे वो बिरला मंदिर के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद कुछ देर वो पार्क में बैठकर प्रवचन सुनते हैं। इसके बाद सब्जी खरीदते हुए उनको घर जाते जाते 8 बज जाता है, क्योंकि उनको घर में काम अच्छा लगता है, क्योंकि फाइट होती रहती है वो पुराने ज़माने और नए ज़माने के बीच में। तो वो सीधे 8 बजे घर पहुँचते हैं। हालांकि वो पहले पैदल नहीं जाते थे ऑफिस, वो साइकिल से जाते थे, लेकिन वही नई जनरेशन के बच्चे, उनको पसंद नहीं था। आजकल खुद को भी पसंद नहीं होता है, स्कूल नहीं जाते हैं बच्चे साइकिल से, तो उनको ये पसंद नहीं था कि जो उनके पापा हैं वो साइकिल से ऑफिस जाएं। तो वो उनको स्कूटर पसंद नहीं था और कार वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, कार वो ख़रीद नहीं सकते थे। तो इस वजह से उन्होंने पैदल ही जाना शुरू कर दिया था। उन्होंने साइकिल भी छोड़ दी कि अब वो पैदल ही जाएंगे, तो वो घर से पैदल ही ऑफिस की तरफ जाते थे। आज भी क्या हुआ, जब वो ऑफिस से घर आ रहे थे पार्टी करके, जब ऑफिस से वो घर आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक क्वार्टर दिखाई दिया और उस क्वार्टर में कभी किशन दा रहा करते थे। उन्हें वो याद आ गया कि इस क्वार्टर में तो किशन दा रहा करते थे और अब उस क्वार्टर को तोड़ के 3 मंजिला घर बना दिया गया था। वो ये सोचते हैं, याद करते हैं कि जो किशन दा जो उनके जो बच्चे हैं वो भी क्या करते थे कि ये सोचते थे कि यहाँ के जो क्वार्टर तोड़कर यहाँ पे एक नया घर बना लिया जाए, लेकिन उनको वह जगह बहुत पसंद थी, इस वजह से वो उसको तोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन अब क्या होता है, वहाँ पर तोड़कर 3 मंजिला घर बना दिया गया होता है। यशोधर बाबू का जो मतभेद, जो फाइट होती रहती थी ना अपने परिवार वालों से, इसकी वजह से उनके दिमाग में काफ़ी बार ये आता था
कि वो क्यों ना वो किशन-दा की तरह ही अविवाहित होते, अनमैरिड होते तो उनकी फ़ाइट नहीं होती। लेकिन अचानक से ही जब उन्हें किशन-दा के रिटायरमेंट का टाइम याद आता है तो वो सोचते हैं कि जो किशन-दा थे, जब उनका रिटायरमेंट हुआ था तो उस टाइम पे उन्हें सहारा देने वाला कोई भी नहीं था, उनके साथ कोई भी खड़ा नहीं था उस समय पर। तो उस समय वो अपने गाँव चले गए थे और गाँव जाने के 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। जब वो ये सब कुछ सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं, वो ऐसे ही ठीक है। पर वो क्या होते हैं, जो यशोधर बाबू होते हैं वो धार्मिक चीज़ों को मानने वाले, प्रवचन सुनने वाले और कीर्तन भजन कीर्तन करने वाले इंसान होते हैं। उनके बच्चों को ये पसंद नहीं होता है। उनके बच्चे ये कहते हैं कि आप अभी इतने बूढ़े नहीं हो गए हैं जो ये सब सुने, प्रवचन सुने, अभी आपकी एज इतनी नहीं हुई है, अभी आप इतने बूढ़े नहीं हुए हैं। ये तो बूढ़े लोगों का काम होता है प्रवचन भजन सुनना, ये सब वो याद करते हैं। ऐसे ही जाते जाते बिरला मंदिर से निकल के जाते जाते वो पार्क में बैठते हैं, जाके वहाँ पर वो प्रवचन सुनना शुरू करते हैं। जब वो प्रवचन सुनना शुरू करते हैं कुछ देर तो वो सुनते हैं, लेकिन वैसे ही उनका जो मन होता है वो प्रवचन में नहीं लगता है। वो प्रवचन को सुनना फिर बंद कर देते हैं और वहाँ से सीधे सब्ज़ी लेने चले जाते हैं। जैसे ही वो सब्ज़ी लेने जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, उनके मन में विचार आता है सब्जियों को देख के कि आज ही उनका बेटा कह रहा था कि वो सब्ज़ी लाने के लिए एक नौकर रखेगा। मतलब वो अब सब्ज़ी भी उनको नहीं लाने देगा, वो सब्ज़ी लाने के लिए भी एक नौकर को हायर करेगा। तो यही सब सोचते सोचते किशन जो यशोधर जी होते हैं वो अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो अपने घर के बाहर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं उनका जो बेटा होता है भूषण, वो अपने बॉस को बाय कह रहा होता है, घर से निकल रहा होता है, और भी लोग काफ़ी घर से निकल रहे होते हैं। जब वो ये सब देखते हैं तो वो सोचते हैं पता नहीं आज ये सब क्या हो रहा है, शायद पार्टी चल रही है घर में। तो बाद में जो उनका भूषण होता है बेटा, वो अपने बॉस के सामने उनसे कहता है कि अरे आप अभी तक कहाँ थे, आज आपकी सिल्वर वेडिंग है, आपकी यहाँ पार्टी चल रही है और आप तो यहाँ आए ही नहीं हैं, आपने आज इतना लेट कर दिया ऑफिस से। तो फिर वो मन में ये विचार करते हैं यशोधर बाबू जी कि मुझे तो किसी ने बताया नहीं कि आज पार्टी है, पार्टी का आयोजन हो रहा है। तो मन में उनको बड़ा ही दुख होता है कि उनको किसी ने बताया नहीं कि आज उनकी सिल्वर वेडिंग की पार्टी रखी हुई थी। वैसे तो उन्हें पार्टी में आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों की ज़िद करने की वजह से वो केक तो काट देते हैं, लेकिन बहाना बना कर के केक में अंडा है या अभी शाम की पूजा उन्होंने नहीं करी है तो ये बहाना बना कर वो केक खाते नहीं हैं। और संध्या पूजन के वजह से वो पूजा घर में बैठ जाते हैं जाकर, और वो तब तक पूजा घर से निकल कर नहीं आते हैं जब तक सारे मेहमान घर से चले नहीं जाते हैं। और जब सारे मेहमान घर से चले जाते हैं उस समय वो पूजा घर से निकल आते हैं। जब वो पूजा घर से निकल आते हैं तो उनका जो बेटा होता है भूषण, वो उनको एक ड्रेसिंग गाउन गिफ्ट करता है और वो गिफ्ट करते हुए उनसे कहता है कि आप कल से इसको पहनकर दूध लेने जाएंगे। वो मन में विचार करते हैं कि काश उनका बेटा ये ना कहता कि आप दूध लेने जाएंगे इसे पहनकर, काश वो ये कहता कि कल से वो दूध लेने जाएगा। तो यहीं पर ये चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको चैप्टर समझ आया है तो लाइक करें और बने रहें जस्ट फन के साथ।